हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर कंप्लीट कर लिया था। चलिए आज शीट के क्वेश्चंस हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पर मैं आपको शीट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है S1, O1, जेई मेंस, O2 इनके क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं S1 से। सबसे पहले S1 में क्वेश्चन नंबर 1 से ही स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें दे रखा है कि हाइड्रोजन एटम की रेडियस दे रखी है। हाइड्रोजन एटम की रेडियस दे रखी है जिससे हम एटम का वॉल्यूम निकाल सकते हैं। फॉर्मूला 4/3πr³। और दूसरी जो इंफॉर्मेशन दे रखी है वो प्रोटॉन की दे रखी है। यहां बहुत तो कंफ्यूजन होता है, सर प्रोटॉन की रेडियस क्यों, हमें तो न्यूक्लियस की रेडियस चाहिए, राइट? तो भाई न्यूक्लियस में है ही क्या, प्रोटॉन ही तो है, ऐसा थोड़ी कोई बाउंड्री बनी हुई है। प्रोटॉन ही अपने आप में न्यूक्लियस है, तो आपको इस प्रोटॉन का वॉल्यूम ही निकालना है और वही वॉल्यूम जो है वो ऑक्यूपाइड होगा। ठीक है, तो यहां पर प्रोटॉन का वॉल्यूम निकाल सकते हो आप स्फेरिकल मानते हुए, ताकि हम कितनी स्पेस ऑक्यूपाइड है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, ज्यादा लिखना चाहो तो 4/3π स्मॉल r³ अपॉन 4/3π कैपिटल R³ परसेंटेज निकालने तो 100। क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ये अच्छा क्वेश्चन है। मैंने आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में भी बताया था कि किसी भी चार्ज पार्टिकल को अगर हम v पोटेंशियल से एक्सेलरेट करते हैं तो उसकी काइनेटिक एनर्जी में कितना चेंज आ जाता है, Q × V। और अगर इनिशियली वो रेस्ट पर है, अगर वो रेस्ट पर है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, QV। और इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन इसे हम क्या लिख सकते हैं, EV। अगर 5 वोल्ट का पोटेंशियल है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 10 वोल्ट का पोटेंशियल लगाए तो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये काइनेटिक एनर्जी उसकी हो जाएगी अगर इनिशियली वो रेस्ट पर है। तो यहां पर ये एक्सरेज प्रोड्यूस कैसे होते हैं वो समझते हैं। एक्सरेज बेसिकली क्या है, हाई फ्रीक्वेंसी हाई एनर्जी वाले फोटॉन्स। तो क्या किया जाता है, कोई भी ऐसा सोर्स लिया जाता है पहले जो इलेक्ट्रॉन्स एमिट करता है, यानी बीटा पार्टिकल। कोई भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस ले सकते हो जो बीटा पार्टिकल एमिट करता है, और इन इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेलरेट करवाया जाता है V वोल्ट से एक्सेलरेट किया जाता है, जिससे इनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत बढ़ जाए। और फिर इनको एक हेवी मेटल से टकराया जाता है, हेवी मेटल प्लेट पर इनको गिराया जाता है। हेवी मेटल से जब ये इलेक्ट्रॉन टकराते हैं, मतलब उसके अंदर इलेक्ट्रॉन से टकराएंगे, तो उन इलेक्ट्रॉन्स को वो एक्साइट कर देते हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन टकराता तो ये इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसके एटम्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन्हें एक्साइट कर देते हैं। ये एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन ऑब्वियसली वापस अपने आप नीचे आएगा कम एनर्जी वाले लेवल्स में, तो ये फोटॉन्स एमिट करेगा। हाँ, उनकी एनर्जी वेरी करेगी क्योंकि वो एक्साइट होके चला गया किसी एक लेवल से दूसरे लेवल में, किसी हायर लेवल में। अब वापस आते वक्त जरूरी नहीं कि वो वापस डायरेक्टली यहाँ है, वो स्टेप बाय स्टेप भी आ सकता है। लेकिन कह सकते हो कि हाईएस्ट एनर्जी वाला फोटोन कौन सा होगा, जब ये वापस इसी तरह से रिटर्न हो, जहां से गया डायरेक्ट वहीं पर जंप करके आया। तो ये जो फोटोन है जिसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, वो एनर्जी मैक्सिमम कितनी हो सकती है, जितनी एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन, जितनी इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी थी। क्योंकि इसी इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी को लेके ये इलेक्ट्रॉन हायर लेवल में गया, तो वापस जब वो लोअर लेवल में आएगा तो उतनी ही एनर्जी का फोटोन वो एमिट कर सकता है, या उससे कम का कर सकता है, उससे ज्यादा तो नहीं कर सकता। तो मैक्सिमम एनर्जी वाला जो फोटोन होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी इसके बराबर होगी। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटोन इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहां पर काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कितनी, 20,000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये उस फोटोन की एनर्जी हो जाएगी। वेवलेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट कर सकते हैं। वेवलेंथ मिनिमम होगी, एनर्जी मैक्सिमम होगी। यहां मिनिमम वेवलेंथ पूछा है, यानी ये मिनिमम वेवलेंथ यहां से निकाल सकते हैं। इसी तरह का ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन, पहले वो बता देता हूं। क्वेश्चन नंबर 12,
एक इलेक्ट्रॉन को हमने 4.5 वोल्ट से एक्सेलरेट किया तो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इस इलेक्ट्रॉन को मरकरी ने अब्सॉर्ब कर लिया और कहा गया क्वेश्चन के अंदर कि मरकरी ने जैसे इलेक्ट्रॉन को अब्सॉर्ब किया, जो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी थी वो फोटोन की फॉर्म में रिलीज हो गई। यानी ये किसकी एनर्जी होगी? एनर्जी ऑफ फोटोन। आपको वेव नंबर निकालना है। वेव नंबर hc/1/λ, 1/λ इज वेव नंबर। तो 1/λ की वैल्यू निकाल लीजिए, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, आयनाइजेशन एनर्जी निकालनी है किलो जूल पर मोल में। ये इंपॉर्टेंट है, यूनिट्स इंपॉर्टेंट। कहा जा रहा है कि एक फोटोन जिसकी वेवलेंथ 854 एंगस्ट्रॉम है, ये नाइट्रोजन के एटम को आयनाइज कर देता है। ये नाइट्रोजन के एटम को आयनाइज कर देता है तो एक फोटोन की एनर्जी कितनी होगी? hc/λ। ये एक फोटोन के लिए, यानी एक इलेक्ट्रॉन को आयनाइज करने में, या ये कह दो एक एटम को आयनाइज करने में इतनी एनर्जी चाहिए, तो एक मोल को करने में कितनी एनर्जी चाहिए? तो इनटू आयनेशन एनर्जी पर मोल की बात करें hc/λ इंटू n। क्वेश्चन नंबर 14, जस्ट इसका रिवर्स है। यहां पर हमने आयनाइजेशन बॉन्ड, एक तरह से बॉन्ड एंथैल्पी निकाली पर मोल। यहां पर बॉन्ड एंथैल्पी दे रखी है, बॉन्ड एनर्जी दे रखी है, और हमें फोटोन की वेवलेंथ फाइंड आउट करनी है। फोटोन की वेवलेंथ फाइंड आउट करनी है तो बॉन्ड एनर्जी कितनी है? 192 इंटू 10⁻³ जूल। ये पर मोल है तो एक बॉन्ड के लिए एनर्जी कितनी होगी? डिवाइड बाय Na। और इस बॉन्ड को अगर हमें तोड़ना है तो फोटोन की एनर्जी जो है वो इसी के बराबर होनी चाहिए, इक्वल्स टू hc/λ। एक बॉन्ड की एनर्जी एक फोटोन की एनर्जी के बराबर होनी चाहिए, यानी फोटोन की एनर्जी बॉन्ड एनर्जी के बराबर होनी चाहिए। हाँ, यहाँ पर मैं एक और बात बता दूं, अगर इससे ज्यादा एनर्जी वाला अगर आप फोटोन देते हो तो वो जो एक्स्ट्रा एनर्जी होती है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? उनकी काइनेटिक एनर्जी। यानी बॉन्ड टूटने के बाद वो एटम्स मूव करने लगेंगे। क्वेश्चन नंबर 50, एक वर्ड यूज हुआ है क्वांटम यील्ड, हमने भी यूज किया था। क्वांटम यील्ड मतलब 100% यील्ड कब होती है? जब एक फोटोन से एक बॉन्ड टूटता है। एक फोटोन से एक बॉन्ड टूटा है 100%, लेकिन वही एफिशिएंसी कभी 100% नहीं होती। तो हो सकता है कि आपने बहुत सारे फोटोन्स पास किए हों बट उसमें से कुछ ही यूज हो पा रहा है। तो यहाँ पर एक तरह से क्वांटम यील्ड 0.2 मतलब 20%, यानी 5 फोटोन यूज करोगे तो इफेक्टिवली एक काम आएगा। तो जितने चाहिए उसके 5 टाइम्स आपको यूज करने पड़ेंगे। तो अगर आपको 0.01 मोल बॉन्ड्स तोड़ने हैं तो आपको इतने बॉन्ड्स तोड़ने हैं, तो जो फोटोन्स चाहिए होंगे वो इसके 5 टाइम्स होंगे। 5 टाइम्स होंगे। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस। अब आ जाते हैं बोहर मॉडल पर बेस्ड क्वेश्चंस। S1 के ही क्वेश्चंस कर रहे हैं अभी हम। Ke इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या होता है? 13.6 Z² / n²। यहां पर कर्व किसके बीच में हो रहा है? Ke log Ke और log Z, यानी n इसके साथ आ जाएगा। तो log ऑफ Ke इक्वल्स माइनस साइन, सॉरी log नहीं, यहां पर काइनेटिक एनर्जी तो प्लस हो जाएगा 13.6 n² प्लस 2 टाइम्स log। इंटरसेप्ट को कंपेयर कर सकते हो, इंटरसेप्ट दे रखा है, इसकी वैल्यू आपको दे रखी है log 3.4, यानी 13.6/n² की वैल्यू 3.4, तो n की वैल्यू हो जाएगी 2। कंपेयर करने में। क्वेश्चन नंबर 24, अब
अब यहां पर क्या हो रहा है, आपको आयनेशन पोटेंशियल दे रखा है एक हाइपोथेटिकल एटम का। कुछ नहीं दे रखा होता तो हम यही मानते हैं कि आयोनाइजेशन हम ग्राउंड लेवल से करवा रहे हैं, यानी इलेक्ट्रॉन को 1 से बाहर लेके जा रहे हैं। तो जो फर्स्ट लेवल की एनर्जी होगी माइनस में होती है, उतनी एनर्जी आपको प्लस में देनी पड़ेगी। जैसे हाइड्रोजन की अगर आप मुझसे पूछोगे हाइड्रोजन का आयनेशन पोटेंशियल या आयनेशन एनर्जी कितनी है, हाइड्रोजन की आयनेशन एनर्जी, तो आंसर क्या होगा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर आप मुझसे आयनेशन एनर्जी ऑफ हीलियम प्लस पूछोगे तो 13.6 इंटू 4 Z स्क्वायर की वैल्यू। यहां पर भी था, यहां पर लेकिन Z इंटू 1 का स्क्वायर था। हीलियम आयनेशन एनर्जी लिथियम प्लस 2 के लिए पूछोगे तो 13.6 इंटू 9। तो अब यहां पर इसी को हम यूज कर सकते हैं एक तरह से 13.6 Z स्क्वायर हो गया। तो बहुत बार क्या होता है टोटल एनर्जी का फॉर्मूला हम क्या लिखते हैं 13.6 Z स्क्वायर, तो यहां पर उसकी जगह मैं लिख सकता हूं आयनेशन एनर्जी अपॉन n। ये फर्स्ट लेवल की आयनेशन एनर्जी है, n इक्वल्स टू 1 से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में। और इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि इससे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में जो एनर्जी चाहिए वो कितनी चाहिए 16 वोल्ट, यानी एनर्जी 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये -16 n स्क्वायर। कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए ऐसा दे दिया जाता है ताकि 13.6 ना यूज करके हम 16 यूज करें, उससे कैलकुलेशन जो है वो आसान हो जाती है। तो ये एक्सप्रेशन हो गया एक हाइपोथेटिकल एटम के लिए, जहां पर अब हम 13.6 यूज नहीं करेंगे, उसकी जगह -16 यूज करेंगे। अब आप करते हैं फर्स्ट एक्साइटेशन पोटेंशियल, यानी 0 से 1 में ले जाने में, तो 1 से 2 में ले जाने में, तो 1 की एनर्जी -16, 2 की एनर्जी -4, तो कितनी एनर्जी चाहिए 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी पोटेंशियल कितना चाहिए 12 वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 27 जंप कर रहा है। फोटोन जो एमिट हो रहा है उनकी वेवलेंथ दे रखी 3 × 10⁻⁸ Z निकालना है, तो फॉर्मूले से कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 28 के अंदर पहले क्या कहा जा रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में 10⁻⁸ सेकंड्स तक रहता है, तो उसमें कितने राउंड्स कंप्लीट करेगा। तो पहले तो ये निकाल लो एक राउंड कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है। इतनी डिस्टेंस इतनी स्पीड से कर रहा, तो एक राउंड कंप्लीट करने में इतनी देर लगेगी। एक राउंड इतने टाइम में एक राउंड कंप्लीट होगा, तो 10⁻⁸ सेकंड्स में कितने राउंड्स कंप्लीट होंगे। तो ये एक राउंड, जैसे इसको ये समझ लो, सिंपल सा डाटा लेता हूं, 1 सेकंड में एक राउंड कंप्लीट होता है, तो 10 सेकंड में कितने होंगे 10। टी टाइम में कितने होंगे T/1 यही हुआ। तो टाइम कितना 10⁻⁸ 2/r। और भी तरीके सोचते हैं, जस्ट इसे 1 सेकंड में कितने राउंड्स होते हैं वो भी निकाल सकते हो, कुछ नहीं उसका जस्ट 1 सेकंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा v, और 1 सेकंड में कितने राउंड्स होंगे तो v/2πr। ये 1 सेकंड में कितने राउंड्स हो रहे हैं वो है, 1 सेकंड में इतने राउंड्स है, तो t टाइम में कितने होंगे इनटू t, यानी 10⁻⁹ ये है। क्वेश्चन नंबर 32,
हाइड्रोजन एटम इज एक्सपोज टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ 1026 एंगस्ट्रॉम। अगर हाइड्रोजन एटम को आप इस तरह से एक्सपोज कर रहे हो तो हो सकता है कि हाइड्रोजन के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एक्साइट हो जाए। वो डिपेंड करेगा फोटोन की एनर्जी कितनी। तो सबसे पहले फोटोन की एनर्जी निकालो, तो hc बाय लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू दे रखी, इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यस, तो इलेक्ट्रॉन जो है फर्स्ट से कहां पर चला जाएगा, थर्ड। ये डेटा थोड़े से याद रखो, मैंने आपसे पहले भी कहा था फर्स्ट से थर्ड के बीच की एनर्जी का डिफरेंस ये होता है 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये फर्स्ट से थर्ड में चला गया, ठीक है। अब हमें बताना है कि जब वापस ग्राउंड लेवल में आएगा तो कौन कौन से वेवलेंथ वाले रेडिएशन से एमिट करेगा। इन्हें हम बोल रहे हैं इंड्यूस्ड रेडिएशन। इंड्यूस्ड मतलब क्यों, क्योंकि पहले आपने उसे एक्साइट करवाया, फिर वो वापस नीचे आ रहे, तो हमने एक तरह से प्रोड्यूस किए हैं इन रेडिएशंस को, और कोई मतलब नहीं उसका। तो अब ये तीन तरह के फोटोन से एमिट करेगा। एक तो ये वापस इसी वेवलेंथ वाला यानी 1026 वाला, एक 3 से 2 वाला, और एक 2 से 1 वाला। सब निकाल चुके हैं, 3 से 2, 2 से 1, इन सब की वेवलेंथ हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं। फर्स्ट, दिस इज फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, दिस इज फर्स्ट लाइन ऑफ बार्मर सीरीज। फर्स्ट लाइन ऑफ बार्मर सीरीज की वेवलेंथ कितनी आएगी, अप्रोक्सीमेटली 65 समथिंग, 6500 समथिंग। इसकी वेवलेंथ कितनी आई थी, 1200 समथिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, अच्छा क्वेश्चन है। क्या कहा जा रहा है हमें कि हाइड्रोजन में जो है इलेक्ट्रॉन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में, हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में, हीलियम प्लस में थर्ड एक्साइटेड स्टेट में, और लिथियम प्लस में सिक्स्थ एक्साइटेड स्टेट, फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट, सॉरी फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट, यानी n इक्वल्स टू 6, 4 और 1। ये 1 है, सॉरी ये 2 में, 4 में, 6 में, और ये सब इलेक्ट्रॉन्स वापस अपने ग्राउंड लेवल में आ रहे हैं। ग्राउंड लेवल में आ रहे हैं तो हमें बताना है कि टोटल नंबर ऑफ कितने, टोटल नंबर ऑफ रेडिएशन जो एमिट होंगे वो कितने होंगे। टोटल नंबर ऑफ रेडिएशन जो है वो कितने होंगे। तो यहां पर ऐसा लगता है 6 से यहां पर टोटल लाइंस कितनी होती है, 6 × 5 डिवाइड बाय 2 15, यहां कितनी 6 और यहां 1, तो टोटल आंसर क्या लिखा है 22। लेकिन आंसर 22 नहीं है। क्यों नहीं है वो आप सबको पता है, क्योंकि इनमें से कुछ लाइंस कॉमन है। अब कॉमन लाइंस कौन कौन सी, तो इसके लिए वही वाला फंडा लगाओगे, जिस फैक्टर से z बढ़ रहा है उसी फैक्टर से अगर n बढ़ता है तो एनर्जी में कोई चेंज नहीं होगा। तो हाइड्रोजन में 2 से 1 की एनर्जी हीलियम प्लस में 4 से 2 और लिथियम प्लस में 6 से 3 के बराबर होगी। से 3 के बराबर होगी। राइट, अब यानी कि कॉमन होंगे, या लगता है इसके अलावा और कोई कॉमन है, 1 2 से 1, 4 से 2, 6 से 3, ये कॉमन होगी। पता 1 2 3 2 4 6 के एनर्जी बराबर है। अब आप सोचो इसके अलावा और कोई कॉमन हो सकती है, यानी 2 लाइनें तो कॉमन होगी, तो इसमें से ये और ये माइनस करनी होगी तो -2। अब आप सोचो यहाँ पर कोई और लाइन कॉमन हो सकती है, उसको कैसे सोचना वो बताओ। हीलियम प्लस से, हीलियम प्लस के फर्स्ट की एनर्जी क्या यहाँ पर किसी से मैच करेगी, नहीं, क्योंकि यहाँ पर Z2 से 3 जा रहा है, यानी Z कितने टाइम्स 1.5 टाइम्स। तो यहाँ पर किसी भी लेवल की एनर्जी यानी फर्स्ट लेवल की एनर्जी यहाँ पर कौन से लेवल से मैच करेगी, 1.5 लेवल से। 1.5 लेवल कोई होता ही नहीं है, तो 1 की एनर्जी यहाँ पर किसी से मैच नहीं करेगी। 2 की एनर्जी
2 टाइम्स 4 से करी गई। 3 की एनर्जी 4.5 जो कि है ही नहीं, 4 की एनर्जी 6, तो यहां पर यही 2 कॉमन लाइंस हैं और कोई भी नहीं। अगर ये बेरिलियम प्लस 3 होता फिर वहां पर और लाइंस आते रहते, बेरिलियम वाला एग्जांपल होता था फिर, क्योंकि हाई हीलियम प्लस के फर्स्ट लेवल की एनर्जी बेरिलियम प्लस 3 के सेकंड से मैच करती, फिर सेकंड की 4 से, थर्ड की 6 से, क्योंकि वहां पर जेड वापस, यानी जो केस यहां और यहां था लिथियम प्लस हीलियम प्लस और बेरिलियम प्लस 3 का केस एक जैसा हो, इन दोनों का, और बेरिलियम प्लस 3 और हीलियम प्लस 1 और बेरिलियम एक जैसा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38। किसी एक्साइटेड स्टेट से लोअर स्टेट में आ रहा है और कहा जा रहा है कि लाइंस जो है केवल एक ही सीरीज को बिलोंग कर रही है, एक ही सीरीज की ही लाइंस है, तो सीधा सीधा कह दो यार x से 1 में आ रहा है और तो कुछ हो ही नहीं सकता। कहां आ रहा है वो नहीं दे रखा, कहां आ रहा वो नहीं दे रखा, तो कुछ भी ले दो, n2 और n1 ले देता हूं। किसी हायर लेवल से लोअर में आ रहा है और एक ही तरह के फोटॉन्स हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, एक ही सीरीज के कर रहे हैं, इसका मतलब एक ही जंप हो रहा है। और इसमें जो फोटॉन्स एमिट हो रहे हैं उनकी वेवलेंथ, उनकी एनर्जी दे रखी है कितनी, 0.6375। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अभी कैलकुलेशन आसान करने का तरीका है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 3/4 इंटू 0.85, और 0.85 को हम और कैसे लिख सकते हैं 3/4 इंटू 13.6 इंटू 1/16। ये फोटोन की एनर्जी होगी जो कि किसके बराबर होती है 13.6 z स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। हाइड्रोजन एटम ही है तो z तो 1 हो गया, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब डेटा पुट करके देखो जिससे ये सेटिस्फाई कर जाए, क्योंकि इक्वेशन एक ही है, वेरिएबल 2 है, तो n1 n2 में पता इंटीग्रल ही हो सकते हैं, तो वैल्यूज पुट करके चेक कर लो किससे आंसर आ रहा है। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 39। इलेक्ट्रॉन किसी हायर लेवल से फर्स्ट एक्साइटेड लेवल में आ रहा है, n इक्वल्स टू 2 में कितनी एनर्जी एमिट कर रहा है 78.2। और यही जब सेकंड एक्साइटेड लेवल में आ रहा है तो वो एनर्जी केवल कितने एमिट कर रहा है 910.2। सेकंड एक्साइटेड, हमें क्या बताना है z। इक्वेशन बनो, ये n ले लो, ये n ले लो, एक इक्वेशन यहां से बन जाएगी, एक यहां से, वेरिएबल एक n है और एक z। स्टॉपिंग पोटेंशियल, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी दे रखी है 3.06 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस काइनेटिक एनर्जी से हम इसी काइनेटिक एनर्जी से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, तो इनको रेस्ट पर लाने के लिए 3.06 वोल्ट का क्या लगाना पड़ेगा रिटार्डिंग पोटेंशियल, तो आंसर इज 3.06। आगे बढ़ते हैं, डी ब्रोगली वेवलेंथ। क्वेश्चन नंबर 47। ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, उससे हमने 2 वोल्ट से और एक्सेलरेट कर दिया तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ के कितनी हो जाएगी 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। काइनेटिक एनर्जी पता चली 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फॉर्मूला √150 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो पोटेंशियल 1।
क्वेश्चन नंबर 48, एक हाइड्रोजन के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है उसको जितनी उसकी आयनाइजेशन एनर्जी उसके कितने टाइम्स दे दी, 1.5 टाइम्स। होती कितनी, 13.6, उससे 1.5 टाइम्स यानी 13.6 तो चली जाएगी उसको आयनाइज करने में, और बाकी 0.5 जो है 13.6 इंटू 0.5 ये किसमें चली जाएगी, उसकी काइनेटिक एनर्जी में। 13.6 डिवाइडेड बाय 2 विच इज 6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी वोल्ट कितना हो गया, 6.8 वोल्ट। तो वेवलेंथ के लिए √150 डिवाइडेड बाय 6. ये मैंने आपको बताया था कि जब मैं डी ब्रोगली से बोहर का क्वांटाइजेशन रूल डिराइव किया था तो मैंने कहा था कि जो 2πr सर्कमफ्रेंस है वो लैम्डा का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। तो यहाँ पर यानी इस एन की वैल्यू 1 2 3 कितनी वेव्स बन रही है, तो आई थिंक काउंट करो यहाँ पर कितनी वेव्स बन रही है, 1 2 3 4 5 6 वेव्स बन रही है, राइट। ये एक वेव, ये एक, तो ऐसी कितनी बन रही है, 6। तो एन की वैल्यू 6 हो गई। 6 से जंप कर रहा है पास्चन सीरीज, लाइमन बामर पास्चन थर्ड है, तो 6 - 3 कितनी पास्चन की लाइंस दिखी। क्वेश्चन नंबर 51, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कितना है, 3। फॉर्मूला क्या होता है, n1 2 3, l की वैल्यू 0 1 2 3 corresponding to up to n - 1, राइट। और n की वैल्यू -L2 प्लस l इंक्लूडिंग 0। तो यहां पर m की वैल्यू क्या दे रखी, 3। तो l की वैल्यू मैक्सिमम m 3, तो l की वैल्यू 3, l की वैल्यू 3 है, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4। तो कितनी वेव्स बनाएगा वो, 4 वेव्स बनाएगा। क्वेश्चन नंबर 52, डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विथ एन इलेक्ट्रॉन इन 4th ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। 4th ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम की डी ब्रोगली वेवलेंथ दे रही 2πr = n लैम्डा, और इस लैम्डा की वैल्यू हमें दे रखी है तो फॉर्मूला लिखते हैं, कौन से ऑर्बिट के लिए, 4th ऑर्बिट। तो 2π 4th ऑर्बिट के लिए 0.529 n स्क्वायर, चलिए n स्क्वायर ही लिख देता हूं, अपॉन z। हाइड्रोजन एटम में 1 n a pi r नॉट, जहां पर r नॉट फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, ये हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस है, तो ये वाली टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी, ये एक n से एक n कैंसिल आउट हो गया, तो 2π n a इंटू पाई कैंसिल, n की वैल्यू 4 है, तो a की वैल्यू 8 हो जाएगी। आई थिंक आगे के 58 तक हो जाएंगे, 59 ऑनवर्ड्स बात कर लेते हैं। द नंबर ऑफ रेडियल नोड्स इन 5s एटॉमिक ऑर्बिटल, फॉर्मूला n - l - 1, तो 5 - l तो 0 -1 तो 4। नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स डी ऑर्बिटल की बात होगी,
डी में कितने एंगुलर नोड्स होते हैं? 2। सम ऑफ एंगुलर नोड्स एंड रेडियल नोड्स 4D के लिए टोटल नोड्स का सम n-1, तो 4 - 1 3। 4D की बात करें तो एक रेडियल नोड, 2 एंगुलर नोड हो जाएगा। Question number 60. How many non-spherical orbitals are possible that have at least 2 maxima? मैक्सिमा वर्ड कहां से आता है? जब हम रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन वाला कर्व प्लॉट करते हैं, जैसे ये कर्व किसका होगा? 2s का भी होगा, 3p का भी होगा, 4d का भी होगा। तो इसमें 2 मैक्सिमा है। अगर एक रेडियल नोड है तो 2 मैक्सिमा है, यानी नंबर ऑफ मैक्सिमा रेडियल नोड से हमेशा एक ज्यादा होता है। ठीक है, तो यहां पर एटलीस्ट 2 मैक्सिमा होना चाहिए। जैसे यहां पर तो 1s 2p ये वाले केसेस नहीं करेंगे, 3d 4f, क्योंकि इनमें एक ही मैक्सिमा होता है। इनमें एक ही मैक्सिमा होता है, बाकी सारे चलेंगे। हाँ, लेकिन एक और कंडीशन क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है वो 4 के बराबर या उससे कम होना चाहिए। अब आप चल 2s ये 2 मैक्सिमा वाले बनाना, 2s 3p 4d, थ्री एस 4p 4s। इसमें 2 मैक्सिमा, इसमें 3 मैक्सिमा, इसमें 4 मैक्सिमा। हाँ, लेकिन साथ में एक और कंडीशन क्या डाल दी? नॉन स्फेरिकल ऑर्बिटल्स, ये सारे कैंसिल आउट हो गए, ये बचे 3p 4d और 4p। आंसर एक बार देखना पड़ेगा, क्योंकि ये सब सेल्स है। इसमें 3 ऑर्बिटल्स, इसमें 3 और 3 6, और इसमें 5 ऑर्बिटल, यानी 11 ऑर्बिटल्स होंगे और सब शेल्स होंगे 3। आई थिंक पीछे आंसर देख लेना, अगर कुछ और है तो आंसर विल बी 11 विल बी द आंसर। क्वेश्चन नंबर 63, स्फेरिकल नोड्स की पोजीशन बतानी है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लो, सिग्मा से r निकाल दो। ओवल पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, गलत कर रहे। काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू 13.6 z स्क्वायर। तो ke वर्सेस z स्क्वायर का अगर हम कर्व प्लॉट करेंगे, ke वर्सेस z स्क्वायर का, तो ये कर्व कैसा है? स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो एक भी करेक्ट ऑप्शन नहीं दिख रहा मुझे। के वर्सेस एन का जो कर्व होगा तो कुछ ऐसा। तो या तो आप एक काम करिए, जो सी ऑप्शन है उसमें जेड स्क्वायर जो है डिनोमिनेटर में, उसको एन कर दीजिए, सी ऑप्शन, वही आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 70, इन विच डायरेक्ट ट्रांजिशन 1 क्वांटम ऑफ एनर्जी इज एमिटेड। तो कोई भी एक जंप होता है तो एक ही क्वांटम यानी एक ही फोटोन एमिट होता है। तो 4 से 2 भी एक फोटोन, 3 से 1 भी एक, और 4 से 1 भी एक ही फोटोन है। तो सभी करेक्ट आंसर हो गए। एंगुलर मोमेंटम दे रखा z। क्वेश्चन नंबर 22, उसमें रीअरेंजमेंट करना। mvr को z दे दिया, हमें क्या बताना, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर, m से मल्टीप्लाई m से डिवाइड, mv का होल स्क्वायर, j स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर, j स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 28, एग्जैक्टली ऐसे ही क्वेश्चन इस बार जेईई मेंस में आया। एग्जैक्टली ऑलमोस्ट कह सकते हो वही क्वेश्चन है। अब कुछ नहीं की हीलियम प्लस की बामर सीरीज की शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, हीलियम प्लस की बामर सीरीज हीलियम प्लस शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, शॉर्टेस्ट मतलब एनर्जी सबसे ज्यादा यानी इंफिनिटी से 2। इसकी वेवलेंथ को कंपेयर किससे करना, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इन पास्चन सीरीज की लॉन्गेस्ट वेवलेंथ मतलब 4 से 3, लेकिन किसमें, लिथियम प्लस 2। तो क्या हो रहा है, सबको बदल दिया। एक्यूरेसी चाहिए ऐसे क्वेश्चन में, बस कंसंट्रेशन चाहिए कि कहीं कुछ मिस्टेक ना हो जाए, क्योंकि z बदलना है, फर्स्ट लाइन, लास्ट लाइन, लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, ये बहुत क्लियर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 33 आई थिंक बताइए, अगर x लेवल में है तो टोटल लाइंस क्या होगी, n-1, n-2, n-3, यानी 1 2 3 4 अप टू n-1। तो आंसर इज 33 का कैलकाटा। क्वेश्चन नंबर 37 थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। A photon of energy h nu is absorbed by a free electron of a metal having work function W, जो कि h nu से कम है, यानी फोटोन की एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज्यादा है। तो क्या जरूरी इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा, कोई जरूरी नहीं, क्योंकि टकरा के अंदर रुक सकता है। ये ऑप्शन इनकरेक्ट। इलेक्ट्रॉन इज श्योर टू कम आउट विथ ए काइनेटिक एनर्जी h nu माइनस w। सभी की काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं होगी, ये तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है, तो सबकी काइनेटिक एनर्जी इसके बराबर नहीं होगी। सी ऑप्शन, आइदर द इलेक्ट्रॉन डज नॉट कम आउट और इट विल कम विथ काइनेटिक एनर्जी। नहीं, ऐसा थोड़ी है, तो काइनेटिक एनर्जी 0 या फिर मैक्सिमम, नहीं, it may come out with a kinetic energy less than h nu minus w। तो यस, इससे कम काइनेटिक एनर्जी का फोटोन निकल सकता है, ट्रू। यहां पर क्या हो रहा है, मेटल प्लेट पर जब हम लाइट गिरा रहे हैं, विजिबल लाइट, तो उसमें अलग अलग वेवलेंथ वाले फोटॉन्स होंगे। सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी होती है, रेड की, सबसे कम वेवलेंथ वायलेट की। तो वायलेट की एनर्जी सबसे ज्यादा, तो वायलेट से जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। विबग्योर से कंपेयर कर लो, वायलेट की सबसे ज्यादा। वैसे एक ही ऑप्शन दिख रहा है, विबग्योर से इजीली आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 जेई में भी इसी तरह से क्वेश्चन आया हुआ है। यहाँ कंफ्यूजन क्या होता है वो बता दूं।
बहुत बार हम इसमें उलझ जाते हैं, फोटोन की वेवलेंथ और इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ, दोनों के फॉर्मूले अलग अलग हैं। फोटोन की वेवलेंथ लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन एम वी, इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ और फोटोन की वेवलेंथ एच सी बाय लैम्डा। ये फोटोन की एनर्जी है। यहां पर भी आप इस फॉर्मूले को ऐसे लिख सकते हो 2m के। ये इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी। बहुत बार क्या होता है, फोटोन की एनर्जी दे रखी होती है, यहाँ पे पुट कर देते हैं, या इलेक्ट्रॉन की एनर्जी दे रखी होती है, उसे यहाँ पुट कर देते हैं। भाई ये फोटोन के लिए फॉर्मूला है, ये इलेक्ट्रॉन के लिए फॉर्मूला है। क्वेश्चन नंबर 50 में क्या कहा जा रहा है कि कोई इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एटम में मेक्स ट्रांजिशन फ्रॉम ए स्टेट इन विच इट्स डी ब्रोगली वेवलेंथ इज लैम्डा 1 to a state where its de Broglie wavelength is lambda 2, then wavelength of photon generated is। फोटोन की वेवलेंथ बतानी है। अब इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ, किसी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ क्यों आ रही है, उसकी स्पीड के बाद। जस्ट मिनट, जस्ट होल्ड। चलिए यहां से m इंटू वी एच अपॉन लैम्डा, स्क्वायर कर दिया हमने इसको, देन हाफ एम वी स्क्वायर, एक एम इधर आ जाए, एक एम इधर आ गया, हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल्स 2 एम एच स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर। ये काइनेटिक एनर्जी होगी, ये काइनेटिक एनर्जी होगी उसकी, ठीक है।
एच स्क्वायर 2m लैम्डा स्क्वायर। एक्चुअली हमें लैम्डा की टर्म्स में काइनेटिक एनर्जी चाहिए। बेसिकली क्वेश्चन के अंदर ये लैम्डा की टर्म्स में चाहिए क्योंकि हमें लैम्डा 1 लैम्डा 2 की टर्म्स में आना। वैसे काइनेटिक एनर्जी आप इजीली कह सकते थे 13.6 z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर, ये भी कह सकते थे, लेकिन ये लैम्डा की टर्म्स में, और यही टोटल एनर्जी भी है मैग्नीट्यूड मोड वाइज, टोटल एनर्जी भी क्योंकि मैग्नीट्यूड दोनों का सेम। अब इलेक्ट्रॉन किसी हायर लेवल यानी जहां पर लैम्डा 1 है उससे नीचे आ रहा है तो टोटल एनर्जी का डिफरेंस क्या होगा? जो काइनेटिक एनर्जी का डिफरेंस होगा, जो काइनेटिक एनर्जी का डिफरेंस होगा वही होगा। तो एनर्जी का डिफरेंस क्या हो जाएगा? एच स्क्वायर 2m, यहां पर एनर्जी का डिफरेंस निकालना आपको, टोटल एनर्जी ज्यादा तो लैम्डा कम। अब हमें देखना होगा लैम्डा 1 लैम्डा 2 किसका दे रखा है, तो उसके अकॉर्डिंग आप डिफरेंशिएट कर सकते हो। तो 1 अपॉन लैम्डा 2 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन लैम्डा 1 स्क्वायर, इतनी एनर्जी टोटल एनर्जी का डिफरेंस आ गया और इसी एनर्जी का क्या एमिट होगा? फोटोन। तो अब यहां पर जो फॉर्मूला लगेगा वो hc/λ। रीअरेंज कर लो, आई थिंक आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर, लैम्डा की टर्म्स में चाहिए, एक h फिर से 2mc अपॉन h, 2mc अपॉन h, और उसके बाद देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 क्या दे रखा है? प्लॉटेड बिटवीन अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड इनवर्स ऑफ अनसर्टेनिटी इन वेवलेंथ, डेल्टा x इंटू डेल्टा p इक्वल्स टू h अपॉन 4 पाई। और फिर मैंने इस डेल्टा p को वेवलेंथ से रिलेट करवाया था। p इक्वल्स टू h अपॉन लैम्डा, तो dp इक्वल्स टू, माइनस साइन की मैंने कहा था कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, डी लैम्डा, तो d चाहो तो d लिख दो, डी लैम्डा h अपॉन लैम्डा स्क्वायर h अपॉन 4 पाई। तो dx अनसर्टेनिटी लैम्डा स्क्वायर अपॉन 4 पाई 1 अपॉन डी लैम्डा। स्लोप किसके बराबर होगा? तो लैम्डा स्क्वायर अपॉन 4 पाई, ये 1 अपॉन पाई आ जाएगा, तो 1 अपॉन पाई, तो लैम्डा इक्वल्स टू 2, लैम्डा की वैल्यू 2 √150 अपॉन 2। क्वेश्चन नंबर 52 भी बता देता हूं। क्वेश्चन नंबर 52, x इज द, अभी जस्ट यही था, x इज द रेडियस ऑफ फर्स्ट बोहर ऑर्बिट 2 पाई r n लैम्डा, डी ब्रॉगली वेवलेंथ इन इलेक्ट्रॉन इन थर्ड ऑर्बिट इज, तो फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस x है तो थर्ड ऑर्बिट की रेडियस कितने टाइम्स होगी? n स्क्वायर से मल्टी 9x, तो 2 पाई, थर्ड ऑर्बिट के लिए 9x, थर्ड ऑर्बिट की 3 इंटू लैम्डा। इन एन एटॉमिक ऑर्बिटल साइन ऑफ लॉब्स इंडिकेट वेव फंक्शन का पॉजिटिव है या एम्पलीट्यूड पॉजिटिव है या एम्पलीट्यूड नेगेटिव है। क्वांटम नंबर इज नॉट रिलेटेड विद श्रोडिंगर इक्वेशन, तो हमने कहा था स्पिन एंगुलर मोमेंटम अलग से ऐड किया गया, ठीक है।
तो दिस इज ऑल अबाउट, आज हम S1 और O1 ही कर पाए, और क्वेश्चंस मैं आपको फिर करूंगा, आप फिर से इनकी प्रैक्टिस करिए एक बार फिर से। अगर आप कर चुके हो सारे क्वेश्चंस को फिर से करिए, स्पीड आनी चाहिए, एक्यूरेसी आनी चाहिए, कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि हाँ हर एक क्वेश्चन S1 का O1 का हमें आता है, हर एक क्वेश्चन आपको आता है, ये कॉन्फिडेंस आना चाहिए, कोई भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। फिर से करिए, सॉल्यूशंस मोस्टली हमने डिस्कस किए और एक्सरसाइज के भी हम करेंगे। ठीक है, थैंक यू।